साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चर राजस्थान से। मित्रों, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा द वेस्टलैंड पोएम है टीएस इलियट की, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फेमस पोएम है। कौन सी? द वेस्टलैंड। इस वेस्टलैंड पोएम के आज अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मित्रों, डिफरेंट एग्जाम के अंदर जो भी पीवाईक्यूज आए हैं वो भी अपन इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। मित्रों, आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस में अगर है ना द वेस्टलैंड पोएम है तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई सेशन नहीं मिलेगा जहां पे आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन करवाए गए हो वेस्टलैंड के, ठीक है, और कंप्लीट क्वेश्चन कराए गए हो। तो आप अगर इस सीरीज में बने रहते हैं तो आपको वेस्टलैंड के कंप्लीट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मित्रों, इसके साथ ही आप क्या करें, अपने जब क्वेश्चन करें तो आप भी ना मेरे आंसर बताने से पहले मैं चाहता हूं भी आप अपना छोटा सा टेस्ट दें, अपना आंसर एज्यूम करें और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर से मैच करके लास्ट में बताएं कि कितने आपके राइट हो रहे हैं क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके साथ ही अगर आपके पास वेस्टलैंड के पीडीएफ नोट्स नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप फाइल सेक्शन में वेस्टलैंड के जो अच्छे अच्छे पीडीएफ नोट्स है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज अपन वेस्टलैंड का ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो 4 नंबर पार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने ना 3 पार्ट कर लिए हैं, यानी 60 क्वेश्चन कर लिए हैं और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल जो चीजें हैं उनके बारे में वेस्टलैंड में हमेशा प्रश्न आता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में पक्का प्रश्न आता है। तो अगर आपको ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है ना तो इसका जो पार्ट 1 से स्टार्ट करें आप वेस्टलैंड के। पार्ट 1 आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पार्ट 1, 2, 3 तीनों मिल जाएंगे, लेकिन पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपके बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से ये पोएम का क्या नेचर है सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएगी। तो आज अपन पार्ट 4 करें। पार्ट 3 तक अपने 60 क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपने 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ए मिथ टेरेसियस वाज, 61 नंबर क्वेश्चन है मित्रों की। जो टेरेसियस है ना, एक मिथ के अनुसार टेरेसियस क्या थे? क्लेयरवॉयंट, प्रोस्टिट्यूट, ए प्रिंस, ब्लाइंड टू वन आई। तो मित्रों, जो टेरेसियस ब्लाइंड तो थे लेकिन वन आई से नहीं थे, वो दोनों ही आई से थे। प्रिंस भी नहीं होगा, प्रोस्टिट्यूट भी नहीं होगा। टेरेसियस कौन था? एक क्लेयरवॉयंट, एक भविष्य दृष्टा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच मिथिकल कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स ए यूनिफाइंग वॉइस इन द पोएम? इस पोएम के अंदर कौन सा मिथिकल कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है पूरी एक रूपता, आवाज के अंदर एक रूपता, यानी पूरे जो सेक्शन है 5 सेक्शन उसके अंदर उसको एक वो वॉइस है उसकी चलती है, यानी वो स्पीकर है। तो वो कौन है? कैसेंड्रा, टेरेसियस, ऑर्फेस, अडिपस। तो अडिपस भी नहीं है, ऑर्फेस भी नहीं है, कैसेंड्रा भी नहीं है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन टेरेसियस है मित्रों। इसको प्रोटैगनिस्ट भी कहा गया है ना, तो टेरेसियस है इसके अंदर। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइव्स? कौन है जो दो जिंदगियों के बीच में क्या धड़क रहा है, यानी जिसके अंदर दो जिंदगियां या दो जीवन धड़क रहे हैं, जिसके अंदर धड़के हैं? फ्लेबस, द टाइपिस्ट, मिस्टर यूजेनिडस, टेरेसियस। तो फेल्बस भी नहीं होगा मित्रों, टाइपिस्ट भी नहीं है, यूजेनिडस भी नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा टेरेसियस। टेरेसियस है, उसको थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइव्स बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए महिला बने थे, कुछ दिनों के लिए वो वापस व्यक्ति बने थे। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। इन ग्रीक मिथोलॉजी टेरेसियस डिड नॉट हैव वन ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है कि ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार जो टेरेसियस है ना, उनका इनमें से कौन सा क्या है गुण नहीं है? ही वाज द सन ऑफ अपोलो, वो अपोलो के सन थे। ही वाज ए ब्लाइंड प्रोफेट, वो एक ब्लाइंड प्रोफेट थे। ही वाज फेमस फॉर क्लेयरवॉयंस, वो क्या थे? अपने जो भविष्य दृष्टि है उसके लिए फेमस थे। ही वाज ट्रांसफॉर्ड इनटू ए वुमेन फॉर 7 ईयर, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, एक महिला बना दिया गया था 7 सालों के लिए। तो मित्रों, उनको 7 सालों के लिए महिला तो बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था मित्रों? 2 सांप थे जो इंटरकोर्स कर रहे थे। तो इनमें क्या कि इसने अपनी छड़ी से क्या, जो टेरेसियस है उन्होंने उसको अलग कर दिया है। तो वो उनको जो उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुम क्या महिला बन जाओगे, तो वो महिला बन गए। महिला बनने के बाद क्या 7 साल बाद वापस उनको कोई दूसरे सांप मिले जो इंटरकोर्स कर रहे थे, तो उनको उसने वापस क्या, वो उनको देख रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, तो वापस उन्होंने उसको श्राप दिया और वापस उनको क्या बना दिया? व्यक्ति बना दिया। तो इसको इसलिए कहते हैं कि 2 जिंदगियां उन्होंने की है। तो थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइव्स आया था पीछे, और बाद में क्या हुआ, जब वो वापस व्यक्ति बन गए तो उन्हें कोई गॉड गोडेस मिले, उन्होंने वो बहस कर रहे थे दोनों। गॉड जो जीएस था, जीएस और हीरा नाम की गोडेस थी उनकी पत्नी।
तो वो कर रहे थे बहस कि कामुक कौन होता है, स्त्री होता है पुरुष होता है। तो इससे पूछा, किससे? ट्रेसियस से। ट्रेसियस ने कहा कि भाई कामुक तो सबसे ज्यादा क्या है, औरत होती है। तो जो हीरा नाम की जो गोडेस थी ना, उन्होंने क्या वापस इसको श्राप दे दिया कि तू अंधा हो जाएगा, तू हमें ऐसे कहता है। तो इन ट्रेसियस को अंधा कर दिया। तो इसने ट्रेसियस ने वापस क्या है, जो उनके पति थे जीएस थे, उनको कहा भी कैसे भी करके मुझे माफ करो। तो उन्होंने कहा कि अंधा तो मैं तुम्हें सही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, भविष्य, अपने भविष्य देख सकते हो। तो इनको क्लियर वॉइस का वहां से वो मिला। तो ठीक है, ये इनकी स्टोरी थी ट्रेसियस की। तो अपने ट्रांसफॉर्म इनटू 7 ईयर था, सही है बिल्कुल। और क्लियर वॉइस फेमस थे ये, और ब्लाइंड प्रोफेट भी थे, क्योंकि अपने अंधे थे लेकिन भविष्यवाणी कर सकते थे। तो इसका जो अपोलो है ना, अपोलो का संबंध ट्रेसिस से बिल्कुल भी नहीं है। अपोलो कहाँ आते हैं? अपोलो अपने पिछली सीरीज में अपने देखा है, एपिग्राफ के अंदर अपोलो का। अपोलो के अगर जिक्र आएगा तो वो सिंबल ऑफ जो कुमाई है, क्यूमियनियन सिंबल है, उसके संदर्भ में आएगा। तो ये रॉन्ग है इसका ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। टीएस इलियट द वेस्टलैंड इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ। टीएस इलियट है वो वेस्टलैंड के वो जाने जाते हैं एक्सटेंसिव यूज ऑफ। किसका एक्सटेंसिव यूज करने के लिए वो जाने जाते हैं वेस्टलैंड के अंदर? यानी उन्होंने क्या यूज किया है? सिंबोलिज्म एंड इमेजरी, सिंपल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल फिक्शन, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। तो ये पोएम मित्रों पूरी तरीके से फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के अंदर नहीं लिखी है, उसके अंदर मल्टीपल नैरेटिव का यूज किया गया है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। हिस्टोरिकल फिक्शन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और सिंपल लैंग्वेज इस पोएम की बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी सिंपल नहीं है। इसमें अलग अलग तरीके के सिंबल का और इमेजरी का यूज किया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर पे आते हैं। व्हाट रोल डज द कंसेप्ट ऑफ मिथ प्ले इन द वेस्टलैंड? मित्रों वेस्टलैंड के अंदर मिथ्स का यूज किया है, अपने पिछली क्लास के अंदर देखा था, खूब सारी मिथ्स का यूज किया गया है। तो ये जो कंसेप्ट है ना मिथ का, वो क्या कंसेप्ट है इसका, वो क्या करता है इस अपने वेस्टलैंड पोएम के अंदर? इट सर्व्स एज ए मोर डेकोरेटिव एलिमेंट। ये सर्व करता है कि जो पोएम है ना और ज्यादा डेकोरेटिव हो जाती है। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न डेस्पेयर। ये क्या रूपरेखा प्रदान करता है तक किस प्रकार की, ताकि जो वर्तमान की जो डेस्पेयर है, निराशा है, उसको क्या किया जाए और ज्यादा समझने के लिए रूपरेखा वो निर्धारित करता है। क्या चीज? जो मिथ है वो। इट इज इरेलेवेंट टू द पोएम थीम्स। ये पोएम के थीम से बिल्कुल इरेलेवेंट है, असंगत है। इट इज यूज टू प्रमोट ट्रेडिशनल वैल्यूज। ये यूज की जाती है ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए। तो मित्रों मिथ्स को यूज है ना वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए नहीं किया गया है। और इरेलेवेंट बिल्कुल भी, ये मिथ्स है वो रेलेवेंट ही है। ठीक है, और इसके अंदर डेकोरेटिव के लिए मिथ्स का यूज नहीं किया गया है। इसके अंदर जो मिथ्स है ना पुरानी चीजें इसलिए बताया गया ताकि जो आज के टाइम में डेस्पेयर है, वर्तमान की जो चिंता है ना, निराशा है, उसकी एक वो आधार प्रदान करती है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अडिपस वाज ए मिथिकल ग्रीक किंग ऑफ। जो अपने अडिपस की जो वेस्टलैंड भी देखी अपने कि इनकी भी एक वेस्ट लैंड जो लैंड है वो वेस्ट हो गई थी, बंजर हो गई थी भूमि। तो ये जो अडिपस है ना ये मिथिकल करेक्टर है, तो ये ग्रीक के। तो ये कहाँ के किंग थे? थेबेस, ट्रोय, इजिप्ट, अल्सास। तो अल्सास के भी नहीं थे, इजिप्ट के भी नहीं थे, ट्रोय के भी नहीं थे, कहाँ के थे? थेबेस। ये थेबेस के क्या थे? एक किंग थे। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच हिस्टोरिकल फिगर इज अलूडेड टू इन द वेस्टलैंड एज ए सिंबल ऑफ कल्चरल डिके। इसके अंदर कौन सा एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जिसका यूज किया गया वेस्टलैंड के अंदर, जो क्या है एक सिंबल है कल्चरल डिके का, सांस्कृतिक पतन का? कौन सा इसमें एक सिंबल है, प्रतीक है? किंग आर्थर, हेमलेट, द फिशर किंग, ओडिसीज। तो ओडिसीज भी नहीं है, हेमलेट भी नहीं है, किंग आर्थर भी नहीं है, सी हो जाएगा। द फिशर किंग है मित्रों, बड़े ही सिंफुल थे वो, पापी थे। ठीक है, गलत एक्टिविटीज करते थे सोसाइटी के अंदर, जिनको अच्छा नहीं माना जाता वो कार्य ये करते थे। द फिशर किंग, तो इसलिए क्या है वो एक कल्चरल डिके के सिंबल है। द लीजेंड ऑफ फिशर किंग इन द वेस्टलैंड हैज बीन बोरोड फ्रॉम। जो लीजेंड है, कथा है या मिथ है फिशर किंग की वेस्टलैंड के अंदर, वो कहाँ से ली गई है? ए गेम ऑफ चेस, क्रोम येलो, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, और सेट्रिकन। तो गेम ऑफ चेस भी से भी नहीं ली गई है, क्रोम येलो से भी नहीं ली गई है, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस और सेट्रिकन से भी नहीं ली गई है। मित्रों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखो भी रितु ने फिश खाई, रितु ने क्या खाई, या रितु को फिश पसंद है, रितु फिश से आपके आप भूलोगे नहीं, आप जब ऑप्शन देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से फिशर किंग की लीजेंड को लिया गया है। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को तो लाइक कर दिया होगा।
70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज रेप्ड इन द किंगडम ऑफ फिशर किंग इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड पोएम है, इसके अंदर फिशर किंग का जो जिक्र हुआ है उसमें फिशर किंग है कि किंगडम के अंदर किसका रेप हुआ था। ठीक है, हिज मदर, नन्स, हिज सिस्टर, हिज फादर। तो हिज मदर का नहीं हुआ, हिज सिस्टर का नहीं हुआ, हिज फादर का नहीं हुआ, क्या हो जाएगा मित्रों, नन्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नन्स होता है मित्रों सन्यासी नहीं, साध्वियां। जो फिशर किंग की आर्मी है, सोल्जर्स है, कुछ सोल्जर्स ने क्या किया, तो साध्वियों का रेप कर दिया था और इस कारण क्या उनको सजा मिली। गॉड ने उनकी जो सारा का सारा जो किंगडम था वो सारा का सारा बैरन हो गया, बंजर हो गया वो। ठीक है, इस वो ये क्या है, इनकी फिशर किंग की जो क्या है वेस्टलैंड थी। नेक्स्ट 71 पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमेजरी यूज्ड इन द वेस्टलैंड। अपने वेस्टलैंड के अंदर इमेजरी यूज की गई है बहुत सारी, तो उसको सबसे ज्यादा क्या डिस्क्राइब करता है इमेजरी के बारे में। कंसिस्टेंटली ब्राइट एंड चीरफुल की जो इमेजरी यूज की गई है ना, वो बड़ी लगातार है ना, ब्राइट है और चीरफुल है, यानी खुशी देने वाली है वो। डार्क एंड चेयोटिक, और वो डार्क है और चेयोटिक है, यानी वो बिल्कुल अंधेरे के अंदर है, यानी नेगेटिव है वो। और इसके साथ साथ चेयोटिक, चेयोटिक मतलब जो ऑर्डर के अंदर नहीं है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल साधारण और सीधी है। यूनिफॉर्म एंड रिपीटेटिव, और बिल्कुल उसमें एक रूपता है और रिपीटेटिव है, लगातार दोहराव होता है। तो एक रूपता और दोहराव तो इमेजरी में होता ही नहीं है। सिंपल लैंग्वेज तो अपने कह ही नहीं सकते। ठीक है, और खुशी देने वाली इमेजरी नहीं है वो, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। डार्क एंड चेयोटिक जो है मित्रों, वो क्या इमेजरी सबसे ज्यादा डिस्क्राइब करती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन करते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर एज सीन इन द वेस्टलैंड। कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर का जो मुख्य क्या विशेषता है वो वेस्टलैंड के अंदर भी है, तो इनमें कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका यूज नहीं किया गया वेस्टलैंड के अंदर। फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लियर एंड लाइनियर नैरेटिव, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो मित्रों फ्रेगमेंटेशन का तो यूज है ना, जो अपने वेस्टलैंड के अंदर खूब सारा किया गया। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो अलग अलग टुकड़ों के अंदर कोई चीजें ली गई उनको ऐड किया गया है, तो वो तो है, तो ये कट कर दो आप। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज अपने वेस्टलैंड के अंदर खूब सारा किया गया है, यानी जो कोई भी करेक्टर है, पात्र है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनका रीडर है वो भांप लेना, उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये भी इसके अंदर है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव, इसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज की गई है, तो ये भी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। क्लियर एंड लाइनियर नैरेटिव इसका नहीं है। पोएम है, क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इसको बड़ा ही क्या है, और सरल सीधी सरल रेखा के अंदर नहीं है, ताकि उसको एक रूपता उसके अंदर नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको समझने में अपने को बड़ा ही डीप जाना पड़ता है, इसको क्लियर नहीं कह सकते। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द वेस्टलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकरिंग मोटिव। जो वेस्टलैंड है इसके अंदर निम्न में से कौन सा क्या है मुख्य भाव है, मुख्य विषय वस्तु इसकी क्या है। वाटर एंड रीबर्थ, लाइट एंड इनलाइटमेंट, वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, जॉय एंड सेलिब्रेशन। तो पोएम में जॉय एंड सेलिब्रेशन तो नहीं है। वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, युद्ध और संघर्ष इसमें नहीं बताया गया, हालांकि प्रेरित वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट है उससे प्रेरित है, लेकिन उसमें वॉर के बारे में, कन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं की गई है। लाइट एंड एनलाइटमेंट, यानी जो प्रकाश है और जो ज्ञानोदय है उसके बारे में बात नहीं की गई है, किसी प्रकार को किसी का कोई ज्ञान नहीं मिला है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। इसमें जो वेस्टलैंड है उसमें जो वाटर है ना, पानी है, इसको क्या माना गया, सिंबल माना गया रीबर्थ का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना ए करेक्ट। 74 पे आते हैं। व्हाट डज द इमेजरी ऑफ द ड्राई स्टोन इन द वेस्टलैंड सिंबलाइज। वेस्टलैंड के अंदर जो ड्राई स्टोन है, सूखे पत्थर है, वो किस चीज का प्रतीक है वो। फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, वो उपजाऊपन का और वृद्धि का क्या है सिंबल है। डेजुलेशन एंड बेयरनेस, वो बिल्कुल क्या है सुनसान और जो बंजर है जमीन उसके बंजरता है उसको प्रदर्शित करता है। या होप एंड रिन्यूअल, या आशा और जो पुनः जो रिन्यूअल है उसके बारे में सिंबलाइज करता है। या द ब्यूटी ऑफ नेचर, या ब्यूटी नेचर की ब्यूटी, तो नेचर की ब्यूटी का भी नहीं है, होप एंड रिन्यूअल का भी नहीं है, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ का भी नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा। जो सूखे पत्थर है ना वो क्या है, उजाड़ को दिखाते हैं। डेजुलेशन होता है उजाड़, सुनसान, और बेयरनेस, ठीक है, जो बंजर चीजों को दिखाते हैं, तो डेजुलेशन एंड बेयरनेस का सिंबल है ड्राई स्टोन। 75 पर आते हैं मित्रों। हु हेल्प्ड इलियट रिवाइज द वेस्टलैंड। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपको आता होगा। एजरा पाउंड, हेनरी जेम्स, यूजेन ओनील, हार्ट क्रेन। तो क्या हो जाएगा, इलियट के जो फ्रेंड है एजरा पाउंड, उन्होंने जो पोएम है उसको एडिट करवाया था, हेल्प की थी, ठीक है, रिवाइज करने में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
76 पर आते हैं। द वेस्टलैंड शोज ए लॉस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, आर्टिस्टिक इनोवेशन, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज, इकोनॉमिक पावर। वेस्टलैंड है ना, वो क्या दिखाती है कि किस चीज़ का लॉस हो गया भाई, पॉलिटिकल चीज़ों का लॉस हो गया है, या आर्टिस्टिक इनोवेशन या जो कला की चीज़ें हैं उनका लॉस हो गया है, या जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य है उनका लॉस हो गया है, या इकोनॉमिक पावर का लॉस हो गया। तो इकोनॉमिक, आर्टिस्टिक और पॉलिटिकल तीनों कट हो जाएंगे इस पोएम के अंदर। जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं और अपनी जो कल्चरल वैल्यू है उनका लॉस हुआ दिखाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वो भी कहाँ की, मॉडर्न जो सिटी लाइफ है उनकी। 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। टू मैनी कैरेक्टर्स, डिनाउंसमेंट ऑफ लव, लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डिसइल्यूजनमेंट। तो डिसइल्यूजनमेंट तो है इसके अंदर, यानी निराशा की भावना तो है। लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी है कि जो आध्यात्मिकता है उसका लॉस हो गया है। बहुत सारे इसके अंदर कैरेक्टर भी है। ऑप्शन हो जाएगा बी अपना, डिनाउंसमेंट ऑफ लव का अर्थ है कि जो लव है उसका अंत हो गया। तो ये पोएम इतनी बड़ी है, इसके अंदर लव का ऐसा एक दो जगह बिल्कुल एग्जाम्पल तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी अपने पोएम है वो लव का जो अंत है उसके बारे में, जो लव का जो एंड है उसके बारे में नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है भाई। यूज ऑफ एंजॉयमेंट, क्लियर शिफ्ट, लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कैटास्ट्रोफ ऑफ लव इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसके अंदर मित्रों यूज ऑफ एंजॉयमेंट का तो वेस्टलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। स्पिरिचुअलिटी का लॉस दिखाया गया है, और इसके अंदर जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो लव है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये भी है इसके अंदर कि लव के अंदर किस प्रकार संकट आता है मॉडर्न लाइफ के अंदर। ये मित्रों क्लियर नहीं है पोएम, क्लियर शिफ्ट इसका एक क्लियरता से ऐसी पोएम नहीं चलती है वो। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग चीजें आती रहती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फीचर्स प्रोमिनेंटली इन द वेस्टलैंड। कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो रिवर्स है जो क्या लगभग इस वेस्टलैंड के अंदर आती है, प्रोमिनेंट मुख्य रूप से आती है। द थेम्स, द हडसन, द सीन, द लोर। तो लोर भी नहीं है, सीन भी नहीं है, हडसन भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए, थेम्स जो है इस नदी की बार बार जिक्र आता है। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर इज नॉट डायरेक्टली रेफर्ड टू इन टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड। ये मित्रों नेट के अंदर जून 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है कि वेस्टलैंड पोएम है ना उसके अंदर डायरेक्टली शेक्सपियर का जो कौन सा ऐसा प्ले है जिसका यूज या डायरेक्टली वो उसका संदर्भ है, डिस्क्राइब वो नहीं किया गया है इस पोएम के अंदर। हेमलेट, किंग लियर, कोरियोलिनस, द टेम्पेस्ट। तो हेमलेट का मित्रों इसके अंदर है यूज, कोरियोलिनस का भी है, टेम्पेस्ट का भी है। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी करेक्ट। किंग लियर है इसका कहीं पर भी वेस्टलैंड के अंदर यूज नहीं हुआ है। तो मित्रों आज अपने किए हैं 20 सेशन के अंदर 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हुए आप मुझे जरूर बताओगे, ऑनेस्टली बताओगे कि मेरे सर इतने 20 में से इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। और साथ ही मित्रों जो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो अपने अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, यानी अभी तक अपने इंट्रोडक्शन पार्ट और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वेस्टलैंड का वही कंप्लीट किए हैं। अगले पार्ट अगर आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अगला पार्ट है तो पार्ट नंबर 5 है वो मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप पूरी सीरीज अगर आप देख लेते हैं ना मित्रों, पूरी सीरीज आप इसको करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि वेस्टलैंड तो ऐसे लग रहा था, ये ऐसे क्वेश्चन है आप उसको रट दो। ठीक है, ज्यादा अगर आपको दिक्कत है तो बस ये क्वेश्चन आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो मित्रों आप अगर आपको दिमाग का यूज नहीं करना, आपको दिल से आप देखें कि अगर आपको ऐसे लगा है ना कि वास्तव में मुझे अच्छी चीजें मिली हैं तो वीडियो को लाइक करना मित्रों आपको नहीं भूलना है, लाइक जरूर करें। अगर आपके पास कोई ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सएप का तो वहाँ पे जरूर शेयर करें और वीडियो के लिंक को, और सब्सक्राइब करना मित्रों आपको नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपके जो बेनिफिट वाली चीजें हैं बिल्कुल यूट्यूब सजेस्ट कर देगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको बड़ा ही बेनिफिट होगा। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन में लेकर आऊंगा। इसके साथ ही मित्रों जो कमेंट तो आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मित्रों अगर आपको ऐसे लगता है कि इस सेशन से आपको फायदा हुआ है तो आपको देखो फायदा हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको फायदा हुआ है। तो आप क्या करें, छोटा सा कमेंट चाहे थैंक यू का कमेंट करें ताकि मुझे ऐसे लगे कि वास्तव में स्टूडेंट्स के फायदा हो रहा है और आगे भी उनके लिए कुछ अच्छी चीजें लेके आए और ऑथेंटिक चीजें लेके आए। यानी आपको यूट्यूब पे अगर आप और चीजें देखोगे तो वो विश्वसनीय नहीं है, मतलब गलत चीजें बता दी जाती है। तो आपको एक अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी और उसके साथ पढ़ाई करनी है
तो बिल्कुल आप प्यारा सा कमेंट करें। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक्टिव रह जाता हूँ। जैसे आप पॉजिटिव और एनर्जी से भरा हुआ कमेंट करते हैं तो मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, और मैं फिर सोचता हूँ कि वास्तव में स्टूडेंट्स है ना, वो अपने सेशन का वेट करें, तो मैं फिर आगे भी क्या उनके लिए अच्छे सेशन लेके आता रहता हूँ। ठीक है, इसलिए आप मुझे एक्टिव रखें। बस आपको एक कमेंट करना है, मतलब हवा ही भरनी है, काम करवाना है तो देखो हवा तो भरनी पड़ेगी, तो थोड़ी हवा भरें ताकि मेरी गाड़ी स्पीड से चलती रहे और आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है मित्रों, आप बस लगातार मेहनत करें, और इसके साथ साथ जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करता है मित्रों, उनके साथ मेरा ब्लेसिंग साथ रहेगा मित्रों। बस आप तैयारी करते रहें, ईश्वर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। ओके, थैंक यू।